ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण जो कि आगामी 28-29 के मध्य रात्रि के बाद लगने वाला है। इस पर हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे और क्या क्या पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहला, ये जो नक्षत्र लगेगा किस राशि में लगेगा, किस नक्षत्र में लगने वाला है, और साथ में इसका प्रत्येक लग्न वाले जातकों पर क्या क्या प्रभाव होगा। इस ड्यूरेशन में क्या सूतक मान्य होगा, अगर सूतक मान्य है तो उसके अनुसार आपको क्या क्या कार्य करना चाहिए, और लास्ट में रेमेडी भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस साल का जो अंतिम सूर्य ग्रहण है, अभी कुछ दिन पहले चंद्र ग्रहण, इस साल का जो अंतिम चंद्र ग्रहण है वो 28 की मध्यरात्रि से लेकर 29 के प्रारंभ तक आप कहा जाए तो ये ग्रहण लगने वाला है। और ये जो ग्रहण लगेगा अश्वनी नक्षत्र में और मेष राशि में लगने वाला है। देखिए, अश्वनी नक्षत्र के बारे में कहा जाए तो इसका जो लॉर्ड बनता है वो केतु बनते हैं, और मेष राशि के जो स्वामी बनते हैं वो मंगल देवता बनते हैं। तो जितने भी मेष लग्न वाले जातक हैं, जितने भी अश्वनी नक्षत्र में जिनकी चंद्र राशि अश्वनी नक्षत्र पड़ती है, उन सभी पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। देखिए, राहत की बात यहाँ पर यह है कि ये भले ही भारत में दिखाई देगा, सूतक काल मान्य होगा, लेकिन फिर भी इसका प्रभाव उतना खतरनाक नहीं होने वाला है जितना कि हम लोग जनरली सोचते हैं। इसका प्रभाव इसलिए भी खतरनाक बहुत ज्यादा नहीं होगा क्योंकि राहु जो रहेंगे 0 डिग्री के रहेंगे, क्योंकि 30 को राहु और केतु का भी राशि परिवर्तन होगा। तो राहु और केतु का जो अंशात्मक बल होगा वो बहुत कम रहेगा, और जब तक राहु और केतु बलवान नहीं होते हैं और उस समय जब ये ग्रहण लगता है तभी जाकर वो ग्रहण बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है। तो पहली बात आप लोग ये नोट कर लीजिएगा, ये ग्रहण जो है बहुत पावरफुल नहीं होने वाला है। दूसरा, जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, और मैंने ग्रहों की स्थिति के बारे में भी सारी लिखी हुई है, प्रत्येक लगन के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें रहेंगी, और शरद पूर्णिमा के दिन ये लगने वाला है। देखिए, किसी ना किसी पूर्णिमा में तो ये ग्रहण लगता है, लेकिन इससे पहले ठीक 30 साल पहले ये ग्रहण शरद पूर्णिमा में ही लगा था। और बहुत सारे लोगों का प्रश्न भी यहाँ पर है कि जब शरद पूर्णिमा में ये ग्रहण लगेगा, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन आप लोग खीर बनाते हैं और उसको रात्रि भर ये माना जाता है अमृत वर्षा होती है, और इसलिए खीर बनाकर उसको छत पर या कहीं ऐसे जगह पर रखते हैं जहां पर अमृत वर्षा के कारण कुछ कण इसके अंदर आ जाए, और इससे बहुत सारे श्वसन तंत्र वाले जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, जितने भी रोग होते हैं, वो सारे रोग यहाँ पर खत्म भी होते हैं, ऐसा देखा गया है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न लोगों का आ रहा है कि इसमें शरद पूर्णिमा के दिन जो अमृत वर्षा होती है उस समय तो ग्रहण लगा रहेगा, क्योंकि रात्रि में ही इसको किया जाता है, तो उस समय क्या किया जाए। तो प्रत्येक प्रश्न का मैं उत्तर यहाँ पर लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो ग्रहण जो प्रारंभ होने वाला है वो मध्य रात्रि 28 तारीख के जो मध्य रात्रि पड़ेगा उसमें 1:05 से ये प्रारंभ होगा और 1:44 तक ये अपने उच्चतम बिंदु पर रहने वाला है। और ये आंशिक चंद्र ग्रहण रहेगा, तो आंशिक चंद्र ग्रहण का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। दूसरा, राहु केतु का जो बलाबल है वो भी कम हो रहा है, इसलिए भी इसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं होगा। लेकिन ये भारत में दिखाई देगा, इसलिए सूतक काल जो है इसमें मान्य होगा। इसलिए मंदिर के कपाट जो रहेंगे ठीक 9 घंटे पहले, ये मंदिर के जो कपाट है 4 बजे के आसपास से ही बंद होना प्रारंभ हो जाएंगे। तो इसका जो ग्रहण की जो समाप्ति का जो टाइम आ रहा है वो रात्रि 2:24 तक ये ग्रहण रहेगा। उसके बाद ये ग्रहण खत्म हो जाएगा।
देखिए लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पर ग्रहण के टाइमिंग डिपेंड करते हैं। कोई साउथ ईस्ट में है, कोई साउथ ईस्ट कंट्रीज में है, कोई मिडिल एशिया में है, कोई यूएसए में है। तो जिस जगह पर होगा उस जगह के हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा कि टाइमिंग क्या बन रहा है जहां पर भी ये ग्रहण लग रहा है। और अगर आपके एरिया में ये ग्रहण लग रहा है तो जब तक ये ग्रहण की प्रक्रिया चलेगी तब तक अमृत वर्षा जो होता है वो मान्य नहीं होगा। इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन अगर खीर इत्यादि को आप बांध कर रखना चाहते हैं तो 2:30 के बाद ही आप इसको रात्रि में बांध कर रखिएगा। अब हम बात करते हैं ये जो ग्रहण लगने वाला उस समय ग्रहों की युति क्या रहेगी, ग्रहों का पोजीशन कैसा रहेगा। तो देखिए राहु, बृहस्पति और चंद्रमा ये तीनों ही मेष राशि में उपस्थित रहने वाले हैं। साथ में कहा जाए तो सूर्य, मंगल, केतु और बुध ये 4 ग्रह जो रहेंगे ये मेष राशि में रहने वाले हैं, तुला राशि में रहने वाले हैं। तो मेष और तुला के बीच में 180 डिग्री का ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है, 10 डिग्री के सूर्य रहेंगे, 10 डिग्री के चंद्रमा रहेंगे, परफेक्ट कॉम्बिनेशन तभी बनेगा। और राहु केतु 0 डिग्री के रहेंगे, शुक्र 24 अंश के और बुध 16 अंश के रहने वाले हैं। बुध कंबस्ट भी रहने वाले हैं और साथ में मंगल भी जो है वो कंबस्ट रहेंगे 17 डिग्री के होके। तो ये सारे जो एनालिसिस पॉइंट है इसी के आधार पर प्रेडिक्शन दिया जा रहा है कि प्रत्येक लग्न पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए ग्रहण जब भी पड़ता है तो उस समय हम लोगों को कुछ उपाय जरूर करना चाहिए। सबसे पहले उपाय के बारे में ही बात करेंगे, क्या क्या उपाय करना है, फिर प्रत्येक लग्न पर इसका क्या प्रभाव होगा उसको हम समझेंगे। देखिए क्योंकि चंद्रमा को ग्रहण लग रहा है और चंद्रमा को ग्रहण लगने के लिए जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आती है तो पृथ्वी की जो छाया होती है वो चंद्रमा पर पड़ने लगती है, जिसको चंद्रमा का ग्रहण कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहा जाता है। और बेसिकली इस फिनोमिना में चंद्रमा क्योंकि मन का कारक माना जाता है इसलिए सबसे ज्यादा परेशानी मानसिक रूप से होती है। और चंद्रमा जिनका लग्नेश होता है जैसे कर्क लगन के लिए या जिसके लिए अत्यंत योग कारक हो जाता है, जैसे मेष के लिए आपका दशम चतुर्थ भाव यानी सुखेश हो जाता है, तो जिसके लिए बहुत अच्छे परिणाम ये चंद्रमा देते हैं वहां पर इनका ग्रहण लगना लोगों को परेशान जरूर करता है। तो सबसे पहले आपको उपाय ये करना चाहिए कि इस दिन क्योंकि रात्रि में ही ये ग्रहण लगने वाला है तो आपको चंद्र गायत्री जरूर करना चाहिए। और चंद्र गायत्री करने के लिए आपको श्लोक मैं बता रहा हूँ, इसी श्लोक का आपको 108 बार जाप करना चाहिए या जब तक आप कर सकते हैं। ऐसा करने से उनकी कुंडली जिनमें चंद्रमा ग्रसित होता है, ऐसी कुंडली जिसमें चंद्रमा का बहुत ज्यादा दूषित प्रभाव हो गया है, क्योंकि चंद्रमा दूषित होता है तो मन दूषित हो जाता है, कैंसर इत्यादि की बीमारियों, क्योंकि रक्त का जो कारक होता है मंगल के बाद मंगल के साथ साथ चंद्रमा का ही वो होता है, तो ये बहुत ही दुर्लभ बीमारियां भी उत्पन्न कर देते हैं और श्वसन तंत्र पर भी इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो चंद्र गायत्री का आपको पूजा करना चाहिए और इसके लिए मंत्र है ओम क्षीर पुत्राय विद्महे। आप लोग नोट कर लीजिए, ओम क्षीर पुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि। मैं फिर से बता दे रहा हूं और इसको आपको नोट करना चाहिए, ओम क्षीर पुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्राय प्रचोदयात्। इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं, गायत्री चंद्र गायत्री कहा जाता है, तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ओम क्षीर पुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्राय प्रचोदयात्। ये चंद्र गायत्री होता है, बहुत ही सुपर मंत्र होता है। इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आपको काफी अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप और भी मंत्र यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि चंद्र गायत्री का अपना जो सिग्निफिकेंस होता है वो होता ही है, लेकिन इसके अलावा भी आप बहुत सारे मंत्र कर सकते हैं। जैसे चंद्रमा का जो बीज मंत्र होता है, ओम श्राम श्रीम श्रौम सा चंद्राय नमः, इसको आप कर सकते हैं, या ओम श्राम श्रीम श्रौम सा चंद्रमसे नमः भी आप कर सकते हैं। तो ये चंद्रमा का जो बीज मंत्र है इसको आपको
करना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे मंत्र होते हैं जो चंद्रमा से संबंधित होता है। चंद्रमा का जो मूल मंत्र होता है ओम श्राम श्रीम श्रौम सा चंद्राय नमः, इसका भी आप जाप कर सकते हैं। इसके बाद चंद्रमा का जैसे गायत्री मंत्र बताया, बीज मंत्र बताया, मूल मंत्र बताया, और चंद्र का जो मंत्र होता है ओम क्रीम 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 सह चंद्राय नमः, ओम क्रीं 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 सह चंद्राय नमः, इस मंत्र का भी आप उच्चारण कर सकते हैं और आप इसका जाप कर सकते हैं। इसके अलावा चंद्रमा का जो नवग्रह मंत्र होता है ओम सोम सोमाय नमः, इसका भी आप जाप कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें, इतने सारे मंत्र हैं जिसको आपको लगातार करना चाहिए। और अब हम बात करते हैं, ये तो उपाय की बात थी, क्योंकि चंद्रमा का सीधा रिलेशन जो होता है आपके मन से होता है, और चंद्रमा का जो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मन से होता है, तो मन पर इसका बुरा प्रभाव ना पड़े, क्योंकि मानसिक तनाव जो है बहुत तेजी से यहाँ पर बढ़ सकता है। विशेष रूप से ऐसे लोग जिनकी चंद्रमा की दशा चल रही है, ऐसे लोग जो मेष राशि के हैं, ऐसे लोग जो कि अश्विनी नक्षत्र में जन्म लिए हुए हैं, तो इन सभी चीजों के लिए जो चंद्रमा का ग्रहण है, भले ही आंशिक रूप से ग्रहण है, लेकिन भारत में पड़ रहा है और ये सूतक काल मान्य रहेगा, इसलिए निश्चित रूप से ये कहा जाए तो यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए और इसका उपचार भी आपको करना चाहिए। आप इस ग्रहण के दौरान जो है आपको मंत्रों का जाप करके जो चंद्रमा जो आपका वीक हो गया उसको भी आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ऐसा हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है। इसलिए मंत्र उच्चारण कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र जो होता है चंद्र गायत्री का जो मंत्र है उसको आपको जरूर करना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रत्येक लग्न वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव होने वाला है, और संक्षेप में इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग मेष लग्न की बात करते हैं। देखिए, मेष लग्न में बेसिकली आपके लगन में ही, क्योंकि मेष राशि कहा जाए या मेष लगन कहा जाए, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। मैं लगन के अनुसार यहाँ पर प्रिडिक्शन कर रहा हूँ। तो लगन अगर आपका मेष लग्न है तो निश्चित रूप से चंद्रमा, बृहस्पति और राहु तीनों एक साथ रहेंगे। राहु क्योंकि 0 डिग्री के रहेंगे, इसलिए राहु का बहुत ज्यादा प्रभाव यहाँ पर नहीं रहेगा। बृहस्पति चंद्रमा का गज केसरी योग यहाँ पर पूर्ण होगा, और साथ में सप्तम भाव सबसे ज्यादा आपका दूषित होगा, क्योंकि सूर्य भी है, मंगल भी है, केतु भी है और बुध भी है, जिसमें केतु का प्रभाव बहुत कम रहेगा, लेकिन सूर्य और मंगल ये दोनों ही खराब ग्रह माने जाते हैं, क्रूर ग्रह माने जाते हैं। और निश्चित रूप से कहा जाए इनका सप्तम भाव, क्योंकि पोजीशन गलत है, तो इसके कारण जो है जीवन साथी के साथ वाद विवाद की स्थिति हो सकती है। और जो भी मेष लग्न के जातक है उनके पार्टनरशिप में कुछ ना कुछ परेशानी भी उत्पन्न हो सकती है इस ग्रहण के कारण। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने की जो टेंडेंसी रहेगी वो बहुत ज़्यादा हावी हो जाएगी, और आप जब गलती कर बैठेंगे फिर याद आएगा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल बोलूँगा, वार्तालाप करते समय अपने वाणी को संयम रखिए, क्योंकि ये ग्रहण जो पड़ रहा है सीधा आपके लगन पर पड़ रहा है, आपके बॉडी पर पड़ रहा है। और निश्चित रूप से सूर्य स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने के लिए जाना जाता है, राजा ग्रह है। चंद्रमा को ग्रहण जरूर लग रहा है और चंद्रमा आपके सुखेश है, तो माता के स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। और क्योंकि यहाँ पर ग्रहण में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि राहु केतु 0 डिग्री के रहेंगे, तो उतना ज्यादा प्रभावी नहीं रहेगा, फिर भी इसका प्रभाव जितना भी होता है वो आपके दैनिक रोजगार के लिए अच्छा नहीं है, माता के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने से आपको बचना चाहिए। वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन में अगर देखा जाए तो ये ग्रहण आपके 6वें और द्वादश भाव पे लग रहा है। द्वादश भाव पर ग्रहण लगना है क्योंकि चंद्रमा आपके पराक्रम के मालिक होते हैं, आपके मान पद प्रतिष्ठा के मालिक होते हैं, उनको ग्रहण लग रहा है, तो आपके अंदर थोड़ी बेचैनी बढ़ा सकता है। हालांकि ये ग्रहण आपके शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला रहेगा, आपके लिए अच्छा रहने वाला है ग्रहण, लेकिन फिर भी आपका जो मान पद प्रतिष्ठा है और पराक्रम है उसमें सब कुछ ठीक चलने के
के बाद भी आपको थोड़ी परेशानी होता हुआ, मानसिक तनाव होता हुआ ऐसा दिखाई देगा। लेकिन शत्रु हंता बनकर ये ग्रहण आ रहा है, तो शत्रुओं का नाश होगा और हर तरीके से काम आपके बनेंगे। लेकिन जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम करते हैं, वृषभ लगन के हैं, उनके काम कुछ अटकने के बाद ही पूरे होंगे। मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लग्न जो बनता है उसमें सीधा जो ग्रहण हो रहा है आपके एकादश भाव पर ये ग्रहण पड़ने वाला है, जहां पर मेष राशि है, राहु, चंद्रमा और बृहस्पति की युति है, और पंचम भाव में सूर्य, मंगल, बुध और केतु की उपस्थिति है। तो निश्चित रूप से इस ग्रहण के कारण जो है धन संबंधित कुछ ना कुछ परेशानियां अकस्मात उत्पन्न हो सकती है। परिवार में वाद विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। संतान के स्वास्थ्य में अकस्मात गिरावट होना या उदर संबंधित परेशानी, एसिडिटी इत्यादि का बढ़ जाना, ये सामान्य सी बात होगी जो कि मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए होने वाली है। देखिए, ग्रहण में बहुत अच्छा नहीं माना, ग्रहण जब भी होता है बहुत अच्छा नहीं होता है, और इसका सारा प्रभाव जो होता है, सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य पर ज्यादा प्रभाव होता है, चंद्र ग्रहण है तो चंद्रमा पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो ग्रहण पड़ रहा है, क्योंकि चंद्र ग्रहण है और इस साल का अंतिम ग्रहण है, इसलिए आपके सेकंड हाउस का जो लॉर्ड होता है उस पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। द्वितीय भाव पीड़ित रहेगा, पंचम पीड़ित रहेगा, एकादश भाव पर उतना ज्यादा प्रभाव नहीं रहने वाला है। कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन की बात किया जाए तो आपका लग्नेश खुद चंद्रमा होता है, और कर्क लगन में ये जो ग्रहण लग रहा है ये आपके दशम भाव में लग रहा है। दशम भाव क्या होता है? कार्य व्यवसाय का भाव होता है, और वहां पर ग्रहण लगना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। दशम भाव में ग्रहण लगने का मतलब कोई काम जो बन रहा था वो बनते बनते एकाएक रुक सकता है, और जब ग्रहण खत्म होगा उसके बाद ये, हालांकि इसमें जब आपको जो पहले उपाय बताया गया है चंद्र गायत्री इत्यादि का, अगर आप यहाँ पर जाप करते हैं ग्रहण के दौरान तो उतनी ही अच्छी सफलता भी आपको मिल सकती है। तो कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ ग्रहण सा लगना, कुछ रुकावट सा हो जाना, और साथ में आपके माता के स्वास्थ्य को भी थोड़ा प्रभावित कर देना, मानसिक रूप से तनाव का बढ़ जाना, और किसी भी काम को जल्दीबाजी में पूरा करेंगे तो परेशानी होगा। तो बहुत पेशेंसली अगर आप काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी मिलने वाला है। सिंह लग्न की बात करते हैं। देखिए, सिंह लग्न में जो ये ग्रहण लग रहा है वो आपके लगन के सापेक्ष में भाग्य भाव में लग रहा है, पितृ भाव में लग रहा है। तो इस ग्रहण के जो कारण होगा, पिता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ ना कुछ परेशानी उत्पन्न हो जाना, और चंद्रमा आपके द्वादश का मालिक होता है। तो जो लोग विदेश में काम करते हैं या ऑनलाइन काम करते हैं, विशेष रूप से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते समय आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, जो कि सिंह लगन वाले जातक हैं। नहीं तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय किसी प्रकार का एक बड़ा फ्रॉड भी हो सकता है। इसके अलावा बहुत जो चिंता वाली बात है कि इसमें शेयर सट्टा लॉटरी इस दौरान बिल्कुल नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। भाग्य का साथ आपको नहीं मिलेगा, और मेहनत जो रहेगा, हालांकि मेहनत में कोई कमी नहीं होगी, मेहनत बढ़ेगा, मान पद प्रतिष्ठा यहाँ पर बढ़ने वाला है। कन्या लग्न की बात करते हैं। देखिए, कन्या लग्न में क्योंकि आयु स्थान पर ये ग्रहण पड़ रहा है, आयु के स्थान पे ग्रहण पड़ रहा है, और चंद्रमा अगर देखा जाए तो आपके लिए एकादश भाव के मालिक होते हैं। एकादश भाव के मालिक होकर खुद अष्टम में चले जाए तो बड़े भाई बहनों के साथ वाद विवाद हो जाना, बड़े भाई बहनों की तबीयत खराब हो जाना, और साथ में आपकी बॉडी का जो लेफ्ट पोर्शन होता है उसमें कुछ परेशानी उत्पन्न होना, चाहे वो चोट लगने के रूप में आए, ऐसा कन्या लग्न वाले जातकों के लिए ज्यादा परेशानी का कारण बन सकता है। लेकिन आपके जो परिवार की स्थिति रहेगी वो अच्छी रहेगी। धन संचार इस ग्रहण के दौरान भी धन संचार जो होगा वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तुला लगन की बात करते हैं। देखिए, अगर हम तुला लग्न की बात करें तो तुला लग्न में ये ग्रहण आपके सप्तम भाव में लगने वाला है, और सप्तम भाव में राहु, वाला की 0 डिग्री, बृहस्पति चंद्र की जो युति रहेगी, चंद्रमा थोड़े से ग्रसित रहेंगे आंशिक रूप से। तो ये स्थिति जो है कार्य व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा नहीं है। दैनिक रोजगार में कुछ मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकते हैं। बिजनेस पार्टनर के साथ भी किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो सकता है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने की क्षमता के कारण आप अपने
मान पद प्रतिष्ठा में कुछ कमी होता हुआ महसूस करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल उपाय है कि चंद्रमा का जो बीज मंत्र है उसी को अगर आप कीजिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए। देखिए, वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए ये ग्रहण अच्छा है, क्योंकि ग्रहण आपके रोग पे लग रहा है, ग्रहण आपके शत्रु पे लग रहा है, ग्रहण आपके ऋण पर लग रहा है, तो रोग ऋण शत्रु यहाँ पर कम होंगे। लेकिन अगर आप विदेश में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आप अपने जन्म स्थान से दूर पर हैं, तो वहां पर आपके साथ किसी प्रकार का फ्रॉड होना, ऐसी चीजें जरूर दिखाई दे रही हैं। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते समय भी आपको भी बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, किसी ना किसी प्रकार से मानसिक पीड़ा आपको उत्पन्न कर सकता है। और सबसे ज्यादा जो परेशानी है, पिता पर भी यहाँ पर परेशानी उत्पन्न होगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी तो देगा, लेकिन पिता के लिए ज्यादा परेशानी वृश्चिक में देने वाला है। धनु लगन की बात करते हैं। देखिए, धनु लग्न में बेसिकली जो ये ग्रहण लगने वाला है आपके पंचम भाव में लगेगा, और पंचम भाव और एकादश भाव के बीच में ये ग्रहण का जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा रहने वाला है। पंचम भाव में ग्रहण लगने के कारण संतान को किसी प्रकार की परेशानी तो उत्पन्न हो जाना। और देखिए, धनु लगन की बात किया जाए तो अष्टमेश हो जाते हैं, चंद्रमा जो होते हैं अष्टमेश होते हैं, तो यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अच्छा करा देंगे। जो लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं उनके लिए काफी अच्छा रिजल्ट रहेगा। लेकिन विद्यार्थी वर्गों के शिक्षा में किसी प्रकार की थोड़ी परेशानी के बाद ही सफलता मिलते हुए दिखाई दे रही है। मानसिक तनाव थोड़ा बढ़ा रहेगा, लेकिन आय की स्थिति पहले से मजबूत हो जाएगी। मकर लगन की बात किया जाए तो मकर लगन में ये जो ग्रहण पड़ रहा है आपके लगन के सापेक्ष में दशम चतुर्थ भाव में पड़ रहा है, और दशम भाव में सूर्य, उसके बाद केतु, मंगल और बुध की स्थिति रहेगी, जहां पर मंगल जो रहेंगे वो अस्त रहेंगे, बुध अस्त रहेंगे, केतु 0 डिग्री के, और जो राहु, चंद्रमा और बृहस्पति हैं उसमें भी राहु 0 डिग्री के रहेंगे। तो ये स्थिति मकर लगन वाले जातकों के लिए कार्य व्यवसाय में एक अच्छा परिणाम दे सकता है। लंग्स से रिलेटेड थोड़ी परेशानी हो सकती है, यानी किसी प्रकार का इन्फेक्शन होना, लंग्स में किसी प्रकार की परेशानी होना, कोल्ड कफ का बढ़ जाना, ये सारी चीजें रहेंगी। और कार्य व्यवसाय में उतना ही अच्छा रहेगा। कार्य व्यवसाय में कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन जो आप लेंगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा और रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। जो लोग आपकी बात नहीं सुन रहे थे, अब वो आपकी बात जल्दी सुनते हुए दिखाई भी देंगे। तो ओवरऑल मकर के लिए तो रिजल्ट उतना खराब नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे अंतिम 2 लग्न के लिए, कुंभ की और मीन लगन के लिए। कुंभ लगन में जो ये ग्रहण लगना है आपके पराक्रम भाव में लग रहा है, तो छोटे भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार सभी से सावधान रहिए, उनके कारण किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो सकती है। साथ में चंद्रमा रोग के भी मालिक है, और ग्रहण रोग को ग्रहण लग रहा है, तो रोग के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो ये अच्छा है, क्योंकि रोगेश को अगर ग्रहण लगता है तो रोग की टेंडेंसी जो होती है वो कमजोर हो जाती है। इसलिए कुंभ लगन वाले जातकों के लिए भी इतना निगेटिव यहाँ पर नहीं होने वाला है, लेकिन शेयर सट्टा लॉटरी में बिल्कुल इन्वॉल्व मत होइएगा। मीन लग्न की बात करें, जो कि अंतिम लग्न बनता है, मीन लग्न में ये आपके जो परिवार का स्थान है, कुटुंब का स्थान है, वहां पर ग्रहण लग रहा है। और जो यहाँ पे चंद्रमा होते हैं वो आपके संतान होते हैं, संतान के मालिक को ग्रहण लग रहा है। और चंद्रमा को ग्रहण लगने का मतलब परिवार में संतान को लेकर किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो सकती है। ये परेशानी मानसिक रूप से ज्यादा हो सकती है, संतान के स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ परेशानियां रहेंगी। इसलिए मानसिक शारीरिक दोनों टाइप की परेशानियां यहाँ पर ग्रहण के दौरान या ग्रहण के आसपास ऐसी बन सकती है। लेकिन आपको बिल्कुल भी वाहन चलाते समय यहाँ पे सावधानी बरतना चाहिए, नहीं तो चोट चपेट लगने की बहुत तीव्र संभावना जो बन रही है वो आपकी अष्टम भाव में सूर्य, मंगल, बुध और केतु के कारण बहुत बन रही। तो वाहन मत चलाइए, बहुत स्पीडली या ध्यान दे के चलाइए। और स्वास्थ्य, जो संतान के स्वास्थ्य को लेकर आपको बहुत ज्यादा सजग रहना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है मैं आप लोगों को बताया हूँ। 30 साल के बाद जो शरद पूर्णिमा पर यह ग्रहण पड़ रहा है उसका क्या प्रभाव होगा। और सिंपली अगर एक वर्ड में कहा जाए तो यहाँ पे चंद्र गायत्री का आप जाप कर सकते हैं, चंद्र मूल मंत्र का जाप कर सकते हैं, चंद्र का बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, और ऐसा करने से अच्छा रहेगा। सूतक मान्य होगा, और शाम को 4 बजे से ही सूतक लग जाएगा, और रात में 1:04 से ग्रहण होगा, 1:44 तक इसका पीक रहेगा, और रात्रि जो है 2 कहा जाए 24 तक ये ग्रहण रहेगा, और 1 घंटा 19 मिनट की कुल ग्रहण की अवधि रहने वाली है।
तो आप अपनी प्रतिक्रियाएं, अगर आपके मन में किसी प्रकार का डाउट है तो आप अपने प्रश्न जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।